नमस्कार। श्री चरक संहिता शारीर स्थानम तृतीयोध्यायः खुड्डिका गर्भावक्रांति शारीरम। तो भरद्वाज आक्षेप ले रहे हैं कि ये जो आपने बताया षण्णाम गर्भकायानाम भावानाम, तो उनसे गर्भ नहीं बनता है। तो ये इसलिए ये इस प्रकार का संवाद होता है कि जो भाव बताने जा रहे हैं उनका महत्व अधोरेखित हो, प्रतिपादित हो, अंडरलाइन हो, एम्फेसाइज हो, इसलिए उस प्रश्न के बहाने उस विषय का महत्व जो है वो अधोरेखित होता है। तो कल हम देख रहे थे कि इसने लिखा कि यदि रसजहा गर्भस्यात् न केचित् स्त्री पुरुषेषु अनपत्यास्युः, कि अगर गर्भ रसजन्य होता तो कोई भी स्त्री या पुरुष अनपत्य, अपत्य विहीन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नहीं कश्चित अस्ति येषाम यो रसान न उपयुंक्ते। ऐसा कोई भी स्त्री या पुरुष नहीं है कि जो रसों का उपयोग नहीं करता है, सेवन नहीं करता है। रसों का यानी आहार के सेवन से ही रस बनेगा, तो रसों का उपयोग करता ही नहीं, ऐसा कोई स्त्री पुरुष होता ही नहीं है। और अगर गर्भ रसजन्य होता और सभी पुरुष रस का सेवन कर रहे हैं तो सभी को अपत्य प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ कुछ तो अनपत्य रह जाते हैं रसों का सेवन करने पर भी, तो रसज गर्भ कैसे कहेंगे। दूसरा आक्षेप ले रहा है कि आप अगर ऐसा कहना चाहते हो कि श्रेष्ठ रसोपयोगी नाम चेत गर्भा जायंत इति अभिप्रेतम। चेत का मतलब है इन द गिवन कंडीशन, कि अगर ऐसा है तो कैसा है, तो कि श्रेष्ठ रस उपयोगी नाम, अच्छा रस, अच्छा आहार रस से जिससे बनता है ऐसे अन्न पदार्थ खाएंगे उनको ही गर्भ प्राप्ति होती है। ऐसा अगर आपके कहने का अभिप्राय है तो एवं सती, अगर ऐसा है तो फिर हमने देखा था वो क्या क्या, वो किन अन्न पदार्थों को वो श्रेष्ठ रस के रूप में गृहीत करता है। तो अजा अर्थात बकरी, उरभ्र अर्थात ये मेशी यानी अवी, मेंढी, शीप, मार्गम अर्थात हरिण या एण। अगर आप मांस वर्ग में देखेंगे तो 8 मांस वर्ग आपको यहां पर मिलेंगे, चरक में और अष्टांग हृदय में। सुश्रुत में मांस वर्ग जो है वो 6 है, लेकिन 6 के फिर से इतने उपप्रकार हो गए हैं कि चरकोक्त या वाग्भटोक्त 8 से वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कभी सुश्रुत का जो अन्न वर्ग है अंतिम अध्याय सुश्रुत सूत्र 46, उसमें देखिए आपको कि कितने प्रकार का मांस वर्ग उसने लिखा, फिर उसके जांगल और अनुप प्रकार किए, फिर जांगल के प्रकार किए, अनुप के प्रकार किए। ऐसे चरक में नहीं है। चरक ने क्या किया, 8 मांस प्रकार बताए, मांस वर्ग 8 बताए। उसकी जो उप प्रकार है, वर्गीकरण है, वो 8 प्रकार का है कि मृग्यम वैश्करिकं किंच प्रातुदंच विलेशयम प्रासहंच महामृग्यम अपचरम मत्स्यम अष्टधा। इस प्रकार से ये 8 मांस वर्ग आपको मिलेंगे, या मांस के वहां पर वर्गीकरण के 8 उप प्रकार मिलेंगे। मांस वर्ग एक ही है, उसमें ये 8 उप प्रकार मिलेंगे। इसमें से आद्यांता जांगलानुप मध्यो साधारणो स्मृतो, 8 में से पहले 3 जो है ये जांगल है, यानी मृग्य, विष्किर और प्रातुद। ये पहले 3 जो वर्गीकरण है ये जांगल है, क्योंकि वो चलते रहते हैं, उनकी गति अत्यधिक है, उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा है। अंतिम 3 जो है ये आनूप है, ये कफ प्रधान है, क्योंकि इनकी गति कम है, इनका देह बृहत है। कौन कौन है फिर? मृग्यम वैश्करिकं प्रातुदम ये जांगल, फिर बिलेशयम प्रासहम ये बीच के 2 ये साधारण है, ये ना जांगल है ना अनूप है। और अंतिम 3 जो है महामृग जो होते हैं आकार में, देह में बड़े होते हैं, तो वो अनूप होते हैं, कफ प्रधान होते हैं। फिर अपचर पानी के आसपास जो रहते हैं वो, यानी जो एम्फीबियन सारा वर्ग है वो अपचर। और मत्स्य जो एक्चुअली पानी में है, मत्स्य तो अनूप है ही, है ना। आपने इसमें भी देखा है, वाग्भट सूत्र 9 के अंत में भी मत्स्यों को अनूप लिखा है। तो अंतिम 3 वर्ग जो है ये अनूप है, कफ प्रधान है। और प्रथम 3 वर्ग जो है जांगल है, क्योंकि वो प्रायः लघुकाय है और उनकी गति, उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है। अभी इन 8 मांस वर्गों में आप खाते कितना हो? वर्ग तो 8 दिए हैं, बाकी आप सारे वर्ग देखिए। शूक धान्य में कि भाई शाली सबसे श्रेष्ठ है और यवक सबसे कनिष्ठ है। शिंबी वर्ग में मुद्ग सबसे श्रेष्ठ है और माश सबसे कनिष्ठ है। फिर फल वर्ग में द्राक्षा सबसे श्रेष्ठ है, लकुच सबसे कनिष्ठ है। शाक वर्ग में सबसे जीवंती श्रेष्ठ है, सारशप सबसे कनिष्ठ है।
ऐसा आपको दुग्ध वर्ग में मिलेगा, फिर जल वर्ग में मिलेगा, सभी में मिलेगा। लेकिन मांस वर्ग में आपको सबसे श्रेष्ठ और सबसे कनिष्ठ नहीं दिया है। अगर वहां पर 8 ग्रुप है तो आपको 16, कम से कम 16 भाव पदार्थ मिलने चाहिए थे कि इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन, सबसे कनिष्ठ कौन। ऐसा हुआ नहीं है। 16 की बजाय केवल 4 का उल्लेख है प्रशस्त भोजन के रूप में, केवल 4 का। 8 के 8 का भी नहीं है। 8 वर्गों में से भी खाद्य 8 नहीं बताए, 4 ही बताए। लाव रोहित गोधेना स्वेसे वर्गे वरापरम। लाव यह आपको विष्किर वर्ग में, रोहित यह मत्स्य वर्ग में, एण यह मृग वर्ग में, और गोधा यह बिलेशय वर्ग में। देखिए, यद्यपि पहले 3 जंगल है, लेकिन उनमें से केवल 2 लोगों का उल्लेख खाद्य पदार्थों में किया, यानी भक्ष्य में किया, यानी स्वीकार्य में, उपादेय में किया। एक एण और दूसरा लाव। ये दोनों खाद्य पदार्थ या दोनों प्राणी पक्षी आज हम नहीं खाते हैं। ओके, बाकी जो है वो बिलेशय है। बिलेशय क्या है? ये साधारण है। इसमें गोधा का उल्लेख हुआ, ज्याला आपण मराठीमध्ये घोरपड म्हणतो, गोधा, जो प्रसिद्ध रूप में कही जाती है कि तानाजी मालुसरे जब सिंहगढ़ चढ़े थे तो उन्होंने यशवंती नाम की इस गोधा का यानी घोरपड़ का प्रयोग किया था। ऐसी आख्यायिका है, इतिहास है। और जो अंतिम है वो है रोहित मत्स्य, वो अनूप वर्ग से है। यानी यद्यपि 3 जांगल हैं, 2 साधारण है, 3 अनूप है, तो 8 इंटू 2 16 होने चाहिए थे। उसमें 4 का उल्लेख है। 4 में भी उसमें 2 जांगल है, 1 साधारण है, 1 अनूप है। यानी इस प्रकार से मांस वर्ग का जो चरक में वाग्भट में उल्लेख हुआ है वो अलग रूप में है। सुश्रुत में इससे भी थोड़ा अलग है। लेकिन क्या होता है, जनरली हम जो काय चिकित्सा प्रधान लोग हैं, उनका सारा जो व्यवहार है, सारा जो परिचय है, सारा जो पठन पाठन है, अध्ययन अध्यापन है, ये चरक संप्रदाय के आसपास चलता रहता है। और चरक का ही बहुशः अनुनय जो है ये हृदय में है। संग्रह में ऐसा नहीं है। संग्रह में दोनों ग्रंथों का समन्वय है, वो कभी उस पर अलग से बात करेंगे। तो 8 वर्गों में से 4 वर्गों का उल्लेख हुआ। लेकिन आज देखिए, आज हम मृग वर्ग से केवल बकरी खाते हैं, अजा खाते हैं, शिप खाते हैं, 2 चीजें खाते हैं। जो उन्होंने श्रेष्ठ बताया एण, उसको आप खा नहीं सकते। आप उसको मारोगे तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, जो केस प्रसिद्ध चल रही है, आपको बताया 20 साल से पता नहीं लोगों को किसने क्या किया। अस्तु, वो हमारा विषय नहीं है। तो एण सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आज आप उसको ना खाते हैं। आप उस बजाय अजा और अवी खाते हैं, जिसमें से अजा को ठीक लिखा है। अगर आप अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 में जाएंगे तो अजा मांस को लिखा है शरीर धातु सामान्यात अनभिष्यन्ति ब्रूहणम आजम। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट संदर्भ है, जिसकी ओर ना रिसर्च वालों का ध्यान है, ना हमारा ध्यान है। क्या लिखा है कि शरीर धातु सामान्यात अनभिष्यन्ति ब्रूहणम आजम मांसम आविकम तो ज्ञेयम विपरीतम अतो। आविकम मांस त्याज्य है और इसके ठीक विपरीत है, यानी शरीर धातुओं के विपरीत है वो। कभी देखिए, वाग्भट सूत्र स्थान 6 जो है ये बहुत ही प्रैक्टिकल अध्याय है। हमारे सामने जो पेशेंट आता है उसको जो खाना बताना है कि आप ये खाओ और ये न खाओ। देखिए, वी आर नॉट मेडिसिन सेलर्स, वी आर हेल्थ कंसल्टेंट्स। हमने उसके आहार और विहार में अगर बदलाव नहीं किया हितकारक, तो हम अपराधी हैं। क्योंकि उपशय की जो डेफिनेशन है, उपशय का जो लक्षण है वाग्भट निदान 1 में, वो है औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम। औषध, अन्न और विहार, इनका सुखावह उपयोग, यह उपशय है। इसमें से औषध आपका पार्ट है, किंतु वो तात्कालिक है। औषध कितने दिन लेगा, पेशेंट ने औषध कितने दिन लेना चाहिए। वाग्भट तो कहता है कि प्रायः करोत्यहो रात्रात कर्मान्यते विविधम। संग्रहकार कहते हैं सप्ताहेन गुणालाभे क्रियाम अन्याम प्रयोजयत। सूत शेखर और आरोग्यवर्धिनी में आता है कि 42 दिन मंडलम सेविता है शाहंति कुष्ठान्य शेषिता। ज्यादा से ज्यादा रसायन के बारे में लिखा है कि समाम एकाम प्रयोजयत, एक समा 1 वर्ष तक प्रयोग कीजिए। शिलाजतु में लिखा है कि 31 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 7 सप्ताह। यानी कहीं ना कहीं औषध देने का जो कालावधि है वो मर्यादित है। तो पेशेंट जो है, जो औषध से ठीक होता है, उसको ठीक रखने के लिए आपको उपशय में जो अन्य 2 पदार्थों का, 2
चीजों का उल्लेख किया, आहार और विहार, इनके बारे में उसका मार्गदर्शन, उसमें करेक्शन, उसका काउंसलिंग, उसका कन्विंसिंग करना उचित हमारे लिए रहेगा। क्योंकि वो जिंदगी भर दवा नहीं ले सकता, लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भेषज से शरीर का क्षपण होता है। भेषज क्षपिते ऐसे लिखा है। तो ये सारा जो है कि देखिए, हम ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि पेशेंट आया, आपने उसको 3 दिन का दवा दिया, उससे कुछ 100-150 रुपए लिए। ऐसा हमारी प्रैक्टिस जनरली नहीं है। ऐसा मैं मान रहा हूं, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस प्रायः कंसल्टिंग लेवल पर चलती है। हम 7 दिन की, 15 दिन की, कभी कभी महीने की भी दवा दे देते हैं। महीने की बहुत कम, लेकिन बहुत सारे लोग 7 दिन की, 15 दिन की दवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके आहार का सारा विवरण जो है, उनके जो साथ में है, उसको जान लें और उसमें उनको सुधार, बदलाव सुझाए। क्योंकि ये जो आप करेक्शन करने जा रहे हो औषध से, वो करेक्शन वैसे ही बना रहना चाहिए कि अम्लपित्त के पेशेंट को मैंने सूचे कर दिया, कामदुदा दिया, भूनिम्बादि दिया, वासागुड़ इत्यादि दिया, जो भी है, उसके उपशय लक्षणों को उपशय आ गया। लेकिन वो लक्षण उसको किस कारण से आए थे, उन कारणों का करेक्शन हमें करना हो तो उसके आहार का हमें थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए। ये करेंगे तो ये जो सारा लिखा है यहां पर, इसका कुछ अर्थ बनता है। वरना तो क्या है कि आप मेडिसिन सेलर्स हो। आज जो पेशेंट हमारे सामने बैठता है और वो कहता है कि साहब आप बहुत अच्छा समझाते हो, आपके समझाने से ही आधा डिसीज जो है ठीक लगता है, ऐसे वाक्य आपके भी पेशेंट ने आपके लिए कहे होंगे। यही ऐसा कोई कहता है तो मुझे 3 इडियट्स का सीन याद आता है, ये समझाते बहुत अच्छा है। और मैं अंदर ही अंदर हंस लेता हूं कि कोई अगर मुझे कहता है कि साहब आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो मुझे वो बैटरी वाला, वो शादी में खाना खाते हैं ना कि शादी के लिए यूनिफॉर्म लगता है वगैरह, तो उसमें करीना कपूर कहती है कि हाँ ये समझाते बहुत अच्छा है। तो मुझे वो सीन याद आता है कि कोई पेशेंट मुझे कहता है कि आप समझाते बहुत अच्छा हो, तो ठीक है। तो हमें वो कन्विंसिंग और काउंसलिंग करने को आना चाहिए कि देखिए आप इसमें ये चेंज किए, इसमें ये बदलाव किया। कभी कभी ऐसे होता है कि पेशेंट का जो आहार विहार है उसमें बदलाव संभव नहीं होता है। मान लो किसी की शिफ्ट ड्यूटी है, किसी को रोज घर से उठकर पूरे ट्रैफिक में, बस में या 2 व्हीलर में 1.5-2 घंटा प्रवास करना है। अभी कोई होता है कि कातरेज में रहते हैं और खराड़े में काम के लिए जाते हैं, मुंडवा में रहते हैं और हिंजेवाड़ी में काम के लिए जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या करेंगे? अभी इनके इस विहार में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। तो इस विहार के विपरीत शमोवा तद विरोधी भी ही, ऐसा कुछ उनको बताना चाहिए। सस्पेंडेड लेग्स है, आज WFH के कारण लोग दिन भर सुबह 9 से लेकर रात 9 तक, 11 तक, 1 बजे तक अपने पांव कुर्सी से नीचे लटकाए हुए अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सस्पेंडेड लेग्स हैं, प्रलंबो पादो, इस विहार का आप शमोवा तद विरोधी भी कुछ उसको सुझाइए। हर बार उसको दवा से काम नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले 1.25-2 साल से वो ऐसे ही पांव लटका के बैठा है। तो ये जो सारी बातें हैं, इनके विपरीत हमें उनको विहार सुझाना चाहिए, तब ये वाग्भट सूत्र स्थान 6 लिखने का कुछ मतलब बनता है। तो वहां पर वो बताता है कि लाव रोहित गोधेना स्वेसे वर्गे वरा परम। आज हम अजा और अवि खाते हैं। इसमें से अजा जो है ये शरीर धातु सामान्यात अनभिष्यन्ति ब्रूहणम, इसलिए मातृस्तन्य के अभाव में पहला जो पर्याय आता है वो छाग दुग्ध का आता है। देखिए 15-16 नंबर का श्लोक है वाग्भट उत्तर तंत्र 1 में, मातुर एव पिबेत स्तन्यम, माता का ही स्तन्य पीना चाहिए। नहीं मिला तो स्तन्य धात्रियों उभय कार्य, अगर माता का स्तन्य नहीं मिला, मातृ दुग्ध का अभाव हुआ, उपलब्धि नहीं हुई, तो 2 धात्री होनी चाहिए। अगर वो धात्री भी नहीं हो तो फिर ये लिखते हैं कि स्तन्या भावे पयः छागम गव्यम वा तद्गुणम पिबेत। स्तन्या भावे पहला प्रेफरेंस क्या है? छागम गुणम, और गव्यम वा तद्गुणम, गव्य दुग्ध छाग के गुण के समान करके पीजिए। और गव्य दुग्ध को छाग दुग्ध के समान करने के लिए नीचे उपाय दिया, रस्वेन पंचमूलेन स्थिराभ्याम वा सितायुतम, है ना। शरीर धातु सामान्यात छागम मांसम होने के कारण मातृ दुग्ध के अभाव में पहले दुग्ध का जो पर्याय दिया वो छाग का दिया। और यद्यपि गव्य दुग्ध सर्वश्रेष्ठ है, गव्य क्षीर घृते श्रेष्ठे निंदिते चावि संभवे, ऐसा लिखा है। गव्य दुग्ध श्रेष्ठ होने पर भी
छाग दुग्ध को प्राधान्य दिया, प्राथम्य दिया, रेफरेंस एंड प्रायोरिटी दी। इसलिए शरीर धातु सामान्यात अनभिष्वन्दी ब्रूहणम। इसलिए आज जो रिसर्च हो रहा है वो अल्बिनो रैट्स पर हो रहा है, गिनी पिग पर हो रहा है, चूहों पर हो रहा है। वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो शरीर धातु सामान्यात अजा पर होने चाहिए। हमारे यहां जब रक्तातिसार होता है तो अजा रक्त का बस्ती देने के लिए बोला है, मूषक रक्त का बस्ती नहीं देने के लिए बोला। हाँ, मूषक तैल का विधान है गुदभ्रंश में। तो पूरे शरीर का अगर विचार किया जाए तो अजा जो है ये शरीर धातु समान है। तो ये सारी बातें जो है छोटे छोटे रेफरेंसेस है। आधे श्लोक का, आधा श्लोक भी नहीं, एक चरण का रेफरेंस है शरीर धातु सामान्यात आजम मांसम। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा, हम लाव नहीं खाते हैं, एन की बजाय अजा अभी खा रहे हैं, और लाव नहीं खा रहे हैं, यानी विष्किर मांसों में हम आज कुक्कुटी खा रहे हैं, कुक्कुट नहीं खा रहे। विहंगेशु पुनः पुमान। देखिए, मांस खाने में जो प्राशस्ति है वो है कि लघुर योषित चतुष्पात्सु विहंगेशु पुनः पुमान। योषित यानी अगर स्त्री मांस है वो लघु है चतुष्पादों में। अगर आप चतुष्पाद का मांस खाना चाहते हैं तो लघु योषित, वो अजा मांस खाना चाहिए। बोकड़ कापून खाता कामा नहीं। अजा अर्थात नर का मांस नहीं खाना है, वो अजा का यानी शेळीचं, बकरीचं मांस खायचं आहे। और विहंगेशु पुनः पुमान, अगर आप विहंग यानी पक्षी मांस खाना चाहते हैं तो वो पुमान, वो नरमांस खाना चाहिए, यानी कुक्कुट का मांस खाना चाहिए। आज 99% कुक्कुटी, कोंबडीचं मटन खाल्लं जातं। कॉक नहीं खाया जाता, चिकन खाया जाता है, हेन खाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे संदर्भ हैं जो उपलब्ध हैं, तो उनको इस बहाने क्या है, देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि हम यहां पर इसलिए बैठे हैं कि 3 दिन में चरक संहिता को पूरा पढ़ डालना है। ऐसा नहीं है ना कि भाई ये 1 महीने में आपको शारीरिक स्तन खत्म कर देना है। हम यार पढ़ डालने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं बैठे। इस निमित्त से एक व्यासंग होता है, इधर उधर का जो रेफरेंस है वो देखा जा सकता है, उसमें कुछ अनुभव है, कुछ विचार है, वो आपके साथ हम बांट सकते हैं। इस उद्देश्य से यहां पर हम एक साथ आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता, इसमें कुछ सुधार चाहिए तो आप मैसेज करके रख दीजिए, उसके अनुसार मैं सुधार कर लूंगा।